लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन 14 सीटों में कई सीटें हार्ड सीट भी हैं, जिनको जीतने के लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसी एक सीट है लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ शहर अपनी तहजीब और नजाकत के लिए मशहूर है। यहाँ के दशहरी आम पूरे देश में फेमस हैं, लेकिन ये सीट यूपी की हाई प्रोफाइल सीट में भी शुमार है। तो आज पड़ताल करेंगे इसी सीट की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। लखनऊ सीट बीजेपी का गढ़ है। इस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। इस बार बीजेपी ने राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जिताने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। लिहाजा इस सीट पर जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन इस सीट को जीतने के लिए हर पैतरा आजमा रहे हैं। अपना अपना गणित लगाकर यहां जीत दर्ज करने की कोशिश हो रही है, तो जनता भी खामोशी से नेताओं के दाव पेंच का आकलन कर किसको चुने इसका मन बना रही है। लेकिन लखनऊ के रण में जीत का झंडा कौन लहराएगा, यह सबसे अहम है। तो आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। सांसद जी के काम का आकलन जनता से करवाएंगे। जनता खुद बताएगी कौन है कितने पानी में। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में बात करते हैं लखनऊ लोकसभा सीट की। भले ही लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता हो, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह क्षेत्र सौंपा था, जिसके बाद लक्ष्मण ने गोमती नदी के तट पर एक नगर बसाया था, जिसे लक्ष्मणपुर का नाम से जाना जाता था। हालांकि कुछ लोग इसे लखनपुर भी कहते थे और कुछ लोग इसे लखनावती भी कहते थे। खैर, लखनऊ पूरे देश में अपनी तहजीब, गंगा जमनी पहचान, चिकन कढ़ाई, नजाकत और नफासत के लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के खान पान के लोग दीवाने हैं। यहाँ के मशहूर टुंडे कबाब का स्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं, तो चिकन कढ़ी की कढ़ाई के भी लोग दीवाने हैं। जितना दिलचस्प लखनऊ का खान पान है, उतनी ही दिलचस्प यहाँ की राजनीति है। दरअसल लखनऊ लोकसभा सीट हमेशा से खास रही है। यह वही सीट है जहाँ से नेता और अभिनेता दोनों ने अपने आप को आजमा चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक कर्मभूमि रही है। वो 5 बार यहाँ से सांसद चुने गए, तो उनकी इस विरासत को संभालने का काम पहले लालजी टंडन ने किया, तो अब राजनाथ सिंह कर रहे हैं। अटल जी के सामने सपा से राज बब्बर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछले 8 चुनाव से ये सीट भाजपा के पास है। बता दें कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सिमटा रहा। इस सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा होता था, लेकिन 1989 में जनता दल की लहर में कांग्रेस का किला ढह गया, जो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। 1991 के बाद 33 साल से भाजपा का कब्जा है और पिछले 2 चुनाव से राजनाथ सिंह लोकसभा में लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के तीसरे बार मैदान में आने से इस सीट पर देश दुनिया की निगाहें सपा कांग्रेस गठबंधन ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लिहाजा इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह और हमारे लखनऊ संवाददाता विवेक साई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुजीत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज लखनऊ, क्या मूड है लखनऊ का? केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से मैदान में है। बीजेपी का गढ़ बन चुका है 1991 के बाद से, और मार्जिन भी बहुत बड़ा है जीत का, दुगना। तो ये खाई आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पटा देंगी? ब्रजेश जी, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश की 6 ऐसी सीटें थीं जिनमें जीत का मत प्रतिशत 30% से अधिक था। दोनों प्रत्याशियों के बीच में बिल्कुल 31% था। 30% से अधिक था जी। ये सीटें लखनऊ, कुशीनगर, उन्नाव, गाजियाबाद, वाराणसी और फतेहपुर सीकरी रही। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कहीं से कोई सरदर्द नहीं है। बहुत आसान सीट है उनके लिए। और पिछले लक्ष्य बड़ा रख लिया इस बार उन्होंने जी, इसलिए लक्ष्य बड़ा रख लिया। लक्ष्य बड़ा रख लिया और इनके लिए लक्ष्य बहुत आसान है। लखनऊ इनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और राजनाथ जी ने जो जमीनी स्तर पर जो काम किया
उसको लोग स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः अगर सरकार बनेगी केंद्र में तो लखनऊ को और कुछ भी मिलने वाला है। तो इस नाते से लखनऊ सीट कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है इनके लिए। और फिर लक्ष्मण, आपने अभी उल्लेख किया कि लक्ष्मण के नाम से ये लखनऊ बसाया गया, तो लक्ष्मण का तीर तो लगातार चल ही रहा है। और अब राम मंदिर के बाद लक्ष्मण का तीर ज्यादा चलेगा। तो अनिल शर्मा जी, पहले आप ही से कि बड़ी खाई है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए लक्ष्य 5 लाख रखा है इस बार उन्होंने जीतने का। 3.5 से तो पिछली बार ही जीते थे। तो कैसे समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन सब मिलकर इस सीट पर जीत पाएंगे? आपका किला तो ये ढह चुका है और लगातार रसातल में जा रहा है, कह सकते हैं, एक भी ईंट नहीं बढ़ती उसकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुजीत सिंह जी ने बहुत प्यार तरीके से बीजेपी का पक्ष रखते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही। फतेहपुर सीकरी, अच्छा, मैं सोच रहा था वो स्वतंत्र पत्रकार हैं तो निष्पक्ष पक्ष रख रहे होंगे, आंकड़े भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। वो तो आंकड़े बता रहे थे, 3,47,000 से जीते थे पिछली बार। बिल्कुल आंकड़े वही मैं बता देता हूँ। फतेहपुर सीकरी सीट पर भी इनके आंकड़े बहुत प्यारे होंगे, जहां 31% से अधिक का मामला था। फतेहपुर सीकरी सीट पर ये देखने को मिल रहा है कि यहां से रामनाथ सिंह सिकरवार कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से जीत की ओर है। ये भी किला ढहने वाला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी में अंतर्विरोध इतना ज्यादा है जो देखने को मिलते हैं। इनके विधायक के पुत्र फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे थे और जबरदस्त अंतर्विरोध इनका था। इसी प्रकार से आप देख लीजिए लखनऊ में भी इसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा, क्योंकि लखनऊ के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हमेशा इनका ही बोलबाला रहना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के लिए किए हैं। लक्ष्मण के तीर की बात अभी कही थी सुजीत सिंह जी ने, तो लक्ष्मण के तीर केवल बीजेपी के लिए नहीं चलते हैं, लक्ष्मण जी सभी के हैं और लक्ष्मण जी सभी का साथ देते हैं। जो सबका साथ देगा उसके साथ लक्ष्मण जी। लेकिन तो राम के अनुज थे और जो राम का साथ देता था उन्हीं के साथ देते आए। मैंने तो सुना है कि वो बिल्कुल वनवास भी चले गए थे। राम जी साहब, राम का साथ भी हमने दिया है। राम का साथ, राम हमारे हैं, राम केवल इनके अकेले नहीं है। ये अगर राम की बात करें तो राम सबके हैं, राम किसके नहीं। ये सब कहना राजनीति से अलग है। तो राम कोई मुद्दा नहीं है लखनऊ में, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए राम कोई मुद्दा नहीं, राम भगवान है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे पूज्य हैं। राम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो राजनीतिक मुद्दा है ना? जी नहीं, राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले मुद्दा बनाते रहे, जबकि राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वो आस्था का प्रतीक है, एक धर्म के प्रतीक है, और हम लोग उस राम मंदिर को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाते। राजनीति का मुद्दा आज वास्तव में होना चाहिए तो होना चाहिए बेरोजगारी। राजनीति का मुद्दा होना चाहिए महंगाई। राजनीति का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय दोगुनी, परिवारों के साथ जिस प्रकार की अन्याय हो रहे हैं, वो लोगों का आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, ये सारे बेरोजगार मुद्दे होने चाहिए, जबकि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ लखनऊ में नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिल रहा है वहां। वो तो कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है वहां पे, डिफेंस के काम हो रहे हैं वहां पे, उद्योग लग गए हैं। आप कह रहे हैं कि बस सिर्फ राम राम जप रहे हैं, वो उसी में सीट जीतते जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के शासन में काम नहीं हुए? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में काम नहीं हुए? क्या बीजेपी के शासन में ही सारे लोग काम हुए? हम लोग तो आजादी 2014 के बाद आजादी मिली ना, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आजादी का जो ठीकरा है और एक विकास का जो ठीकरा है वो बीजेपी के सर ही फुटे को, बाकी सारे लोग जो बिल्कुल। लेकिन फिर क्या वजह रही ना शर्मा जी, आपका तो गढ़ था ना, शुरू से आप जीतते रहे, तो जो आप वहां से हारना शुरू हुए इसके बाद वापसी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए समय चक्र है, समय चक्र के अनुसार अब बदलाव की बयार चलना शुरू हो चुकी है और निश्चित समाजवादी पार्टी। चलिए ठीक है, जैन साहब से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। जैन साहब वो कह रहे हैं कि रोजगार पर बात होने चाहिए, महंगाई पर बात होने चाहिए, राम सबके हैं, राम कोई मुद्दा नहीं है लखनऊ में, और अब हवा उल्टी बह रही है, परिवर्तन की बहार आ रही है। जी जी, देखिए ब्रजेश जी, अब इनके पास
कोई मुद्दा नहीं, सरकार को घेरने के लिए कोई विषय नहीं इनके पास। सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, उसके बाद में विपक्ष पूर्ण रूप से हतोत्साहित है। और रही उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ की बात, राजधानी की बात, यहाँ से जिस प्रकार से लगातार 2 बार से राजनाथ सिंह जी जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। हम लोगों का इस बार सिर्फ ये लक्ष्य है कि इस बार 4 से 5 लाख का अंतर हो वोटों का। जीत तो निश्चित है। और अभी आपने स्वयं बताया कि चाहे ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे बन रही हो लखनऊ में, चाहे यहाँ पे डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, और लखनऊ राजधानी में जिस प्रकार से जाम लगता था, जाम से मुक्ति के लिए 1 साल के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने कोटे से जिस प्रकार से 6 से ज्यादा ओवरब्रिजों का निर्माण कराया है, और जो एयरपोर्ट है उसका जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण कराया गया, उसका विस्तार जिस प्रकार से हुआ है, साथ ही साथ आप देखिए लेकिन शर्मा जी तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही ना हो आजादी के बाद से। जी जी, देखिए जिस प्रकार अगर इस तरीके के प्रश्न उठेंगे तब बात आएगी राष्ट्रीय मुद्दों की, और चुनाव भी राष्ट्रीय है। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, और भारत देश के विकास की चाबी जनता किसको देना चाहती है, जनता तय करती है। लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार है ना, इसलिए ये मुद्दे भी कारगर रहेंगे। भेंट ब्रजेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार घोटालों की भेंट चढ़ी और अभी एक मुद्दे को लगातार खारिज किया शर्मा जी ने, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, इनसे क्या मतलब है राम मंदिर से? ये तो लंबी लंबी डेटे चाहते थे। ये तो कहते थे, समाजवादी पार्टी कहती थी वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, एक ईंट वहां नहीं रखी जा सकती है। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, समझ लीजिए, गलत बयानी ना करें। ना ना, आप गलत बोलते रहेंगे तो सुनते रहिए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, आप डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं, आप गलत बयानी ना करें। लेकिन शर्मा जी जब आप बोल रहे थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हिम्मत नहीं है आपके अंदर सुनने की, जवाब देने की हिम्मत आपकी है, सही बात करेंगे। राम मंदिर लोगों ने क्या किया? धारा 370 हटाने का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, और राम मंदिर का विरोध आपने किया, हमने नहीं किया। याद करिए कि हम पैदा करने का काम किया, जनता का विरोध किया, आप बात करते हैं राम मंदिर की। देश को बर्बाद करने का काम किया, राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों के साथ आज आप खड़े, आप खून बहाने वालों के साथ खड़े, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया आप उनके साथ खड़े, लक्ष्मण टीला को जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उनके साथ आज आप खड़े, और आप बात जनता के असली मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ भी बोलते रहिए। आप जनता से, जनता का जिस प्रकार से दोनों शोषण किया है, आप खड़े हैं बलात्कारियों के साथ, आप खड़े हैं बलात्कारियों के साथ, आप उनके साथ खड़े जो महिला को पीड़न करते हैं, ब्रजभूषण शरण जी पर केस साबित होने के बाद भी आप उनके बेटे को सुना। लेकिन शर्मा जी आप कह रहे हैं कि राम को मुद्दा बनाया है उन्होंने, बीजेपी वालों ने। आ रहा हूं जैन साहब, आ रहा हूं। आप कह रहे हैं राम को मुद्दा उन्होंने बनाया है, लेकिन आप ही वो नारे लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मुद्दा तो आपने ही बनाया है। उनसे तारीख पूछते थे, उनने तारीख बताई तो आपने नौता ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, आपने रोकने का काम किया, हमने रोकने का काम नहीं किया। गलत बयानी करते हैं हमेशा, जब भी डिबेट पर आते हैं गलत बयानी करते हैं। विरोध में पैरवी किया आपने, आप आग लगाने वाले, जब राजीव गांधी मंदिर बनवाने जा रहे थे तब विरोध किसने किया? आग बुझाने का काम राजीव गांधी जी के समय पर विरोध करने का काम बीजेपी पार्टी ने किया, आपकी पार्टी ने किया, तब आपकी पार्टी ने विरोध किया। याद रखिए उस शब्द को, जब बीजेपी राजीव गांधी मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, प्रस्ताव पारित होने जा रहा था, तब विरोध आपकी पार्टी ने किया। हम उनके साथ में जिन्होंने, चलिए रविंद्र जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। गठबंधन के सहयोगी हैं और पिछली बार उनकी उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आई थी, कांग्रेस तीसरे पे खिसक गई थी। तो रविंद्र जी वो तो कह रहे हैं कि आपने सरयू को लाल कर दिया था और आप पर गोली चलाने का आरोप है आपकी सरकार पर, तो मुद्दा तो राम मंदिर का है वहां पर, तो कैसे गठबंधन वहां सर्वाइव कर पाएगा? जिसको भारतीय कानून के बारे में जानकारी ना हो और हर घटना को उन्माद में परिवर्तित करना चाहता हो, और जिसके रगों में उन्माद का कुआरा हो, इससे ज्यादा उससे जानकारी की अपेक्षा नहीं करते हैं। गोलियां सरकार नहीं चलवाती है, गोलियां स्थानीय मजिस्ट्रेट चलवाता है। जो भी स्थानीय मजिस्ट्रेट चलवाता है, वहां के जो FIR दर्ज होती है,
जीडी रहती है उसमें दर्ज रहता है, वहां जाके पढ़ लें गोलियां किसने चलवाई थी, कितने लोग मरे थे। अगर गोलियां चलवाई थी तो 5 घायल का नाम बता दें। तो ये झूठ सरकार बोलने वाले। जिम्मेदार नहीं होती कहीं भी? तमाम सरकार जगह नहीं, मुद्दे स्थानीय- बनते हैं कि गोलीबारी होती है तो सरकार ही जिम्मेदार होती है, सरकार मुखिया नहीं। है ना। आपने उन कलेक्टर पे किसी पे कार्रवाई की थी क्या कि गोलीबारी की सरकार कानून को सुन- जानकारी नहीं थी? कानून सुन लीजिए पहले, जब आप कानून की बात कर रहे हैं। गोलियां, कानून व्यवस्था जो है स्थानीय प्रशासन का विषय होता है, उसका मुखिया एसपी एसएस होता है। अगर वो मुख्यमंत्री गलत का गोलियां कोई चलाएगा योगदान तब भी नहीं सजा पाएगा, समय पे गोलियां नहीं मुख्यमंत्री का चलवाएगा कोई तब भी योगदान नहीं होता है, तब भी मुख्यमंत्री सजा की कोई पाएगा। भूमिका नहीं होती है। दोनों क्या बात है? दोनों स्थिति में बहुत सजा बड़े- मिलेगी। बहुत अच्छे जानकार हैं गजब भाई आप। तर्क दिया आपने रविंद्र जी कि एसपी कलेक्टर जिम्मेदार होगा, यदि कहीं गोली चल जाएगी तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। गजब, कानून के आपको अनुसार ही कानून चलती है, सुनना- कानून का कानून- पालन कराने की आपको जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार मुखिया होती है प्रदेश की। आपको कानून सुनना है या गजब जैसी टिप्पणी करनी है? अरे तो आप भी कह रहे हैं ना हमारी एंकर सरकार से- जिम्मेदार नहीं है, वो तो एसपी एक कलेक्टर एंकर से जिम्मेदार। गजब जैसी, सुनिए 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 सुनिए, कल्याण सिंह जी ने कुर्सी ब्यूरो त्यागी हेड साहब थी। सुन लीजिए, गोली नहीं ब्यूरो चलवाई हेड थी साहब सुन कल्याण लीजिए, सिंह जी ने। गजब जैसी टिप्पणी की अपेक्षा कल्याण आपसे सिंह नहीं जी करता हूं ने- मैं। कल्याण सिंह जी ने कुर्सी का त्याग किया था। मुख्यमंत्री कल्याण पद पर सिंह उन्होंने ने गोलियां नहीं सिखों को चलवाई थी। मरवाया था, कल्याण गोलियां सिंह नहीं ने चलवाई सिख थी। तीर्थयात्रियों को मरवाया था, सिख अब देखिए, तीर्थयात्रियों को अरे वो तो मरवाया था, DMSP उनकी सबकी करता सजा है। हो गई। डीएमएसपी करता है वो, तो कल्याण सिंह की क्या भूमिका भाई उसमें? आप तो बता डीएसपी रहे ही करता है। जब आपको कानून की कल्याण जानकारी सिंह की नहीं क्या मालूम है तो भूमिका आप भाई बोलेंगे, क्योंकि कल्याण सिंह मानसिक की रूप से क्या आपको भूमिका है? विकलांग बनाया जाता है। आप मानसिक रूप से विकलांग हैं, कानून की जानकारी नहीं है। और जब आप एंकर ही गजब की बात करेंगे, ये कानून यही होता है। आप ही कह रहे हो जिले ना की कि कानून सरकार कोई व्यवस्था- जिम्मेदार नहीं होती, क्या तो फिर बात, सरकार बहुत से ज्यादा सवाल ही जिले क्यों की पूछते हो आप? अरे यदि सुना, यदि इनकाउंटर हो रहा है वहां पे तो फिर सरकार से सवाल क्यों करते हो आप? बोल दो एसपी की अरे जिम्मेदारी है। सुनिए, कैसी बात कर रहे हो आप? कानून नहीं मालूम है तो बता रहे, सुन लीजिए। अरे आप कानून ये के तो बड़े मानसिक जानकार गुलाम हैं है, ना, तो विधि बोलेंगे। ज्ञाता हैं आप। मानसिक गुलाम से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, आप पत्रकार हैं। सरकार सरकार आप जिम्मेदार नहीं होती पत्रकार आपके हिसाब सुनिए। से? आप रविंद्र जी, पत्रकार आपके हैं, हिसाब आप से सुनिए। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप पत्रकार हैं, फिर आप भाई सुनिए। सरकार की पहली जिम्मेदारी होती पत्रकार है, हैं, सुनने। यदि कुछ होती है आप तो फिर सुनने की विपक्ष को चेष्टा सवाल ही नहीं नहीं कर पूछना रहे चाहिए हैं, सरकार आप से। सोच रहे हैं। मैं सरकार का पक्ष आप- नहीं ले रहा आप हूँ, सुनने- चाहे ये सरकार तो हो ये तो चाहे मानसिक आपकी हो गुलाम है, चाहे इनकी उनकी बात हो। क्या करें। आप जी, जब पत्रकार जी, होकर सुनने का जी, चेष्टा जी, नहीं कर रहे रविंद्र जी हैं, की बात जरा कानून सुन लें। व्यवस्था के बारे में जब आपको जानकारी नहीं है तो आप कानून व्यवस्था की ऐसी बातें मुझे कर नहीं रहे हैं पता था बेकार कि की। आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, तो फिर कानून के तो हिसाब आप से बात जानकार हैं करिए। तो आप सुनने का प्रयास ही नहीं हैं? कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसका कलेक्टर मतलब एसपी की आप जिम्मेदारी गजब है। जैसी टिप्पणी कर, कानून व्यवस्था पे आप गजब जैसी टिप्पणी कर रहे हैं। गजब ही तो आप गजब अपनी ऐसा कौन सा पत्रकारिता- अपनी ऐसा शब्द होगा है जिस पर आप इतने वो हो रहा हो, एक आपकी शब्द का बहाना पत्रकारिता गजब बनाकर। की है कि आपको कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं मालूम है, और किसकी आप कह रहे हैं जानकारी? डीएम के ऊपर कानून व्यवस्था नहीं होती है। डीएम का कानून इंचार्ज कौन व्यवस्था की होता है? जिम्मेदारी सरकार केवल किसी की केवल इंचार्ज SPF होती है? पे होती सरकार है। किसकी इंचार्ज होती है? डीएम जिम्मेदार होता है तो सरकार कार्रवाई करती है ना उस करती पे। है, सरकार रविंद्र जी उसका को अनुरक्षण सुन करती लें, है। फिर जब मैं आपको जरा मालूम ही एक नहीं है तो आप टिप्पणी गजब मुझसे भी गजब ले की लें। बात कर रहे हैं। जी सुजीत आप जी ये कुछ कह रहे हैं, पत्रकार चलिए हो, मैं आ आप रहा हूँ ऐसी आपके बातें करेंगे? पास, बने रहिए, आपके पास आ रहा हूँ। जी सुजीत जी, नहीं, आप बने क्या रही, बने रहने का क्या मतलब है? जब आप कानून व्यवस्था पे गजब रहने की टिप्पणी करेंगे तो बने रहने का मतलब सुन क्या तो है? लीजिए। और जब चलिए, आपने जब मुझ सुन पे लिया, उंगली आप उठा सुन ली लीजिए, है। आप सुन लीजिए। एक निष्पक्ष पत्रकार जब भी आपके एंकर को साथ बैठे कानून हैं। व्यवस्था के बारे में मालूम सुजीत जी नहीं, वो कह रहे हैं एंकर कानून कह व्यवस्था रहा की है जिम्मेदारी कि सरकार DM की होती व्यवस्था के लिए है, जिम्मेदार और होता है, यही DM नहीं लोग होता कानून सवाल व्यवस्था के लिए करते हैं जिम्मेदार। मणिपुर का डीएम को कि केंद्र कलेक्टर की बोलते जिम्मेदारी हैं, होती जो है। वहाँ का रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होता है। जब आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप डिबेट क्या कराइएगा? अरे आप तो बहुत महाज्ञानी है किस ना, बात आपको का पता है विचार कि है जिले यहाँ की बैठा के? जिम्मेदारी होती है, सरकार क्यों चुनते हैं? फिर प्रशासन ही चला ले, सरकार की कोई तो सुन जिम्मेदारी लीजिए नहीं ना, होती है तो जब फिर आप आपको केंद्र से नहीं सवाल मालूम, क्यों सुनिए पूछते हो? ना। फिर योगी सरकार से आपको सवाल क्यों नहीं पूछते मालूम, हो? आप यदि सुन क्यों कहीं नहीं रहे गोलीबारी हैं? हो रही है तो इसका मतलब सरकार की आप जिम्मेदारी क्या है, होती है, आपको जानकारी ये दर्शक नहीं भी है। समझते हैं। आप रविंद्र जी, आप पत्रकारिता का, आप अपने पत्रकारिता आपके धर्म का पास परिचय तर्क भी नहीं नहीं है दे ना, रहे हैं। आपके पास सुनिए क्या जवाब होती नहीं है कानून है, व्यवस्था। इसलिए आप उस पर बहस कर रहे हैं। चलिए सुजीत जी कुछ मुलायम बोल रहे सिंह हैं, जी ने आप माफी उसमें के आप मांगी उसमें सुन तो बात लीजिए, करवा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि इसी आपको में नहीं डिबेट मालूम चली है जाएगी, कानून बाकी के व्यवस्था लोग क्या भी चीज खड़े होती हुए है। हैं। जी सुजीत जी, ब्रजेश जी एक मिनट मुझे भी दें। जी दे दिया आपको एक मिनट। आप ये ब्रजेश जी, बताइए, ब्रजेश जी जरा पहले सुन लीजिए, एक मिनट। सुजीत भाई साहब रुक हाँ जाइए, तो जाने दीजिए, सुजीत भाई हाँ साहब तो रुक जाने जाइए, दीजिए। जरा ब्रजेश आ को रहा बता हूँ दें। रविंद्र जी, आपको समय दे दूंगा। आ नहीं रहा हूँ ब्रजेश जी आप सुन लीजिए, अभी सुजीत भाई साहब एक मिनट रुक जाइए। ब्रजेश जी कानून जी। व्यवस्था क्या होती है आपको, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। के लिए आप बताइए ना कानून व्यवस्था क्या चीज होती है। गोलियां चलवाने के लिए कानून व्यवस्था क्या चीज होती है? अरे आप मुझे बताओ रविंद्र जी, 20 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो मुझे मत बताओ आप, मैंने
20 साल क्राइम रिपोर्टिंग की है, आप मुझसे कह रहे हो कि कानून व्यवस्था क्या होती है? राज्य का जिम्मा होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से काम कराते हैं।
जी सुजीत जी बोलिए। आप बताइए अपने दर्शकों को। गुलाब सिंह जी ने माफी क्यों मांगी? बता दिया मैंने। डीएम का उसमें रोल क्या है? गुलाब सिंह जी से बड़े हैं आप क्या? डीएम से समाजवादी रेवेन्यू पार्टी के इंस्पेक्टर बड़े है। हैं। पहलवान बेटी अरे यार, मानसिक गुलामों से नहीं भिड़ा जाता है। मानसिक गुलामों एक से एक नहीं करके भिड़ा बोलिए। जाता है भाई। ठीक है सुजीत जी मानसिक गुलाम बोलेंगे। से नहीं भिड़ा जाता है। सुजीत जी की ब्रजेश आवाज बताओ सुनाई ने, देगी। सुजीत जी कानून व्यवस्था में डीएम का क्या रोल होता है? मैं ब्रजेश से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताइए गुलाब सिंह जी ने माफी क्यों मांगी थी? अरे भैया तुम मानसिक गुलाम हो यार, तुम चलो उन दोनों की आवाज डाउन करो। सुजीत जी बोलेंगे वो सुनाई देगा। ब्रजेश बताइए आप ब्रजेश आपकी सरकार से ज्यादा ताकतवर आपका डीएम होता है, इसका मतलब है ना रविंद्र जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में डीएम ज्यादा पावरफुल होता है, सरकार नहीं होती है। कैसी बात कर रहे हो आप? सरकार मुखिया होती है प्रदेश की। सुजीत जी बोलिए। ब्रजेश जी अगर मेरी जानकारी, अगर मेरे कानों ने गलत नहीं सुना है तो अभी कुछ दिन पहले ऐसी आपके टीवी पर डिबेट हुई थी जिसमें बदायूं में एक मुस्लिम द्वारा एक महिला के बच्चों की हत्या कर दी गई थी। आपके इसी टीवी पर डिबेट हुई थी। और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है माफ करिएगा, तो समाजवादी पार्टी की एक प्रतिक्रिया आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सरकार को संयम बरतना चाहिए था और उसको मारना, उसका काउंटर नहीं करना चाहिए था। नहीं, रविंद्र जी के साथ तो गृह मंत्री से भी इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। कानून व्यवस्था खराब हो जाए तो सीएम से भी नहीं मांगना चाहिए, डीएम और एसपी पे कार्रवाई कर देना चाहिए, वो जिम्मेदार होते हैं। कहा था इस चीज को कि यदि गोली और चलवानी पड़ती तो और चलवाई जाती। अगर मेरे शब्द गलत नहीं है तो, मैंने गलत नहीं सुना है तो ऐसी स्थिति में यद्यपि यह सही बात है व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां गोली चलवाता है, उसमें सरकार लेकिन सरकार के निर्देश तो होते हैं। सुजीत जी के पीछे छुपने का चेष्टा क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश आप बताइए। कानून मैं बता रहा हूं ना आपको, आपकी सरकार की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। तो फिर ये कह रहा है सुजीत जी कि गोली और चलवाना पड़ती तो चलवाते, इसलिए आप प्रश्न कर रहा हूं। आपके नेता क्यों कह रहे थे फिर गोली और चलवाना पड़ती तो चलवाती? नहीं चाहिए किसी के पीछे नहीं छुप रहा हूं, मेरी जानकारी दुरुस्त है। आपको ये आपके हिसाब से आपकी सरकार का कोई महत्व नहीं होता कानून व्यवस्था में, फिर सवाल क्यों पूछा जाता है सरकार से? सरकार को क्यों कटघरे पे खड़ा किया जाता है, ये बताइए आप बताइए। कानून व्यवस्था क्या होती है? मैं ब्रजेश से पूछ रहा हूँ। वो तो हमें पता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था क्या होती थी, हमने भी देखा है। आपके सरकार में कानून व्यवस्था क्या होती थी, ये आपको तो पूछने का हक ही नहीं बनता है रविंद्र जी। को जो फीड किया गया, जिसके लिए बैठाए गए, वो बताएंगे। मैं ब्रजेश आपसे क्वेश्चन रहेगा, आप कानून व्यवस्था अपने दर्शकों को स्पष्ट करिए क्या चीज होती है, किस हिस्से से जिम्मेदारी होती है। विवेक साई, विवेक क्या मुद्दे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? ब्रजेश जी आप बताइए, हम आपसे समय नहीं है भाई। रविंद्र जी आ जाइए, इसके लिए अपन 1 घंटे बहस कर लेंगे। ये टीवी का एक टाइम होता है, टाइम खराब कर रहे हो आप एक बात पे अड़ के। चलिए विवेक, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर टक्कर देती दिख रही है? क्योंकि दोनों के आंकड़े भी जोड़ दिए जाएं 2014 के 2019 के, तब भी वो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। आधा दुगना अंतर है, मतलब जितनी उनको मतदान मिला था, मत मिले थे, उनसे आधे पर ही रह गए थे ये लोग। देखिए ब्रजेश जी, अगर बात की जाए 5वें चरण के चुनाव की, जिसमें अवध, बुंदेलखंड और प्रयागराज क्षेत्र की लोकसभा की सीटें शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रदर्शन देखेंगे 2014 के बाद से, तो ये 5वां चरण जिन जिन जगह चुनाव होने हैं वो अभेद्य दुर्ग की तरह भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई है। पिछले चुनाव में बात करें तो 13 पे उनसे भी बात करा दीजिए। क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा व्यवस्था मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, या राम मंदिर का भी मुद्दा है? समाजवादी पार्टी कह रही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गोली चलाने के लिए राम भक्तों पे, कार सेवकों पे जो गोली चलाई थी उसके लिए डीएम और एसपी जिम्मेदार हैं। जनता से पूछ लीजिए वो किसको जिम्मेदार मानती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राजधानी लखनऊ की जनता है। अवध क्षेत्र की सीटों पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे राम मंदिर जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भुना रही है। साथ ही साथ अगर बात करें बाकी जगहों पे, तो जिस तरीके से युवाओं की अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं रोष है, पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन और तमाम मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से टैकल कर रही है। इस चुनाव में भी अपनी रणनीति भाजपा जो है इस पार्टी लोगों से बात करा दीजिए। हमारे साथ जनता भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बात की जाए अवध क्षेत्र में तो 14 सीटें हैं, 13 पर भाजपा का जो है वो कब्जा है।
क्या मुद्दे हैं इन सीटों पे आपके हिसाब से? राजधानी लखनऊ की जनता किस तरह देखती है और इस सीट पे लखनऊ की जनता क्या कुछ करने वाली है? देखिए, इसकी आपकी जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। दो तरीके से निकल रहा है, क्योंकि पक्ष के द्वारा जो भी प्रेशर बनाए जा रहे हैं, विपक्ष या फिर विद्रोही भी नहीं कह सकते, कि जो कि सत्ता में अपने हक को मांगने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से इस समय दो तरीके के वोटर हैं। एक तो जो पक्ष में सत्ता पक्ष की तरफ खुल के वोटिंग कर रहे हैं, एक हमारा साइलेंट वोटर कैटेगरी है जो कि बहुत ही मासिव लेवल पे है। तो वो कैटेगरी जिस तरफ घूमेगी तो चलिए उसी विवेक, को माफी चाहता हूँ और कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मुद्दा राम मंदिर भी है, लेकिन क्या गठबंधन इस बार वहां टक्कर देता दिख रहा है? तो आंकड़े इसके विपरीत हैं, खाई बड़ी गहरी है। क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पाट पाएगी, ये देखना होगा, या बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 5 लाख का वो हासिल कर पाएगी? इसके लिए परिणामों का इंतजार करना होगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।